So today we'll start revising the last chapter of part B, that is cash flow statement. First of all, who will give me the meaning of cash flow statement? मीनिंग बता दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं, सही गलत हम कर देंगे। पहले उसको याद मत करो बोल बोल के, उसके बाद मेरे को बताओगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग। यति? Sir, it is a statement that shows the cash flow, that is inflows and outflows of cash equivalents and cash. Yes, it is the statement which shows the flow of cash and cash equivalent. Flow means inflows and outflows. Inflows are also known as bullion. Inflows are also known as या इसका मीनिंग क्या है? Inflows the cash which comes in. Yes, the sources of cash. कहाँ से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास आ रहा है? इनफ्लो सोर्सेज एंड आउटफ्लोज। हर्षा, आउटफ्लोज मीन The sources from where the cash goes out of the business. यूजेस कह सकते हैं उसको हम। सोर्सेज हम यूज करते हैं वर्ड इनफ्लोज के लिए, कहाँ से आया। जो आउटफ्लो के लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूजेस। ठीक है, तो इनफ्लोज दैट इज सोर्सेज, आउटफ्लोज दैट इज यूजेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन it is prepared in chronological order like journal ledger, or it is prepared in any other order, or anything else you want to say about this? It is prepared when it is prepared. If it is daily prepared in chronological order like journal or ledger, then it is the answer. Otherwise, when it is prepared. इस क्वेश्चन Sir, on the basis of financial. नहीं, I am not asking यदि basis, actually I am asking when it is prepared. मैं बेसिस का नहीं पूछ रहा हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल्स किए हैं उसको याद करिए। When it is prepared? At the end of the year. At the end of Financial year. accounting period. Don't say financial year actually. ईयर के बाद नहीं बनती कैश फ्लो, 3 मंथ्स के बाद क्वार्टरली भी बन जाती है। जहां भी आपने ईयर वर्ड यूज करना हो या क्वार्टर वर्ड यूज करना, बेटर टू यूज द वर्ड अकाउंटिंग पीरियड। वो उसके बाद वो 3 मंथ्स का हो, वो 6 मंथ्स का हो, 9 मंथ्स का हो या 12 मंथ्स का हो, वो अपने आप देख। अकाउंटिंग पीरियड इज द बेस्ट टर्म, वो सारा ही कवर कर लेगी बीच में। लेकिन द पॉइंट इज कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कैश अकाउंट और कैश बुक भी तो बता ही देती है, नहीं? कैश बुक हम करते थे फिर +1 में, या कैश अकाउंट भी करते थे। यहाँ भी +2 में हमने कही कैश बुक प्रिपेयर। दिस इज कैश बुक, इस साइड रिसिप्ट्स, इस साइड पेमेंट्स। दीज आर द इनफ्लोज, दीज आर द आउटफ्लोज। तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्या है? हमने कहा इट इज द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टू नो द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश बुक में तो दिखाई रहेगी, फिर हम ये क्यों बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट? Sir, because cash flow statement bifurcates the receipts or payments into operating, investing or financing activities. Separately from 3 different business activities, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमारा इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बताती है ना। हमने 3 एक्टिविटीज करी है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करा है। अब जाके आपकी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हुई है। एक सबसे पहले जो मीनिंग बताया यति ने, वो वहां से आपने स्टार्ट करना है। फिर आपने ये बताना है कि इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। एंड जो मेन बात यहाँ पे है, बिकॉज यहाँ तक आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहेगी, इसका मीनिंग जब तक आप ये नहीं बताओगे कि ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से अलग अलग बताती है। ये पूछेगा नहीं, उसने पूछा नहीं है, और ये बताना पड़ेगा आपको, बिकॉज यहाँ तक तो फिर कैश बुक का, कैश अकाउंट का और कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग ही सेम रहा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग अलग तब होता है जब हम यहाँ पे तीनों वर्ड्स यूज करते हैं, तीनों एक्टिविटीज यूज करती हैं। सो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू नो द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड
from 3 different business activities, namely operating activities, investing activities and financing activities, तब जाके आपका जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके। बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, सपोज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्टिविटी से, दैट इज आई एम डिस्कसिंग द फॉर्मेट नाउ। हल्का सा फॉर्मेट डिस्कस करें, डेली करूंगा मैं, हल्का सा करूंगा। फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ डिस्कस, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें सबसे पहले क्या आता है? ये एक्टिविटीज Net profit during the year. Net profit during the year. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? These are the activities which include revenue producing activities. कल रिपीट करना बेटा, आपकी आवाज ना कल भी नहीं साफ आ रही थी, मुझे ऑडिबल नहीं इतने अच्छे से। आप दोबारा अपना ऑडियो चेक करके दोबारा करना बेटा। Operating activities are the activities which include revenue producing activities. Yes, For example, a cash received from the sale of goods. yeah, which are the main revenue producing activities, है ना? आपको यहाँ पे ना मेन वर्ड यूज कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप रेवेन्यू बोलोगे ना तो एवरी इनकम दैट हैज बीन जनरेटेड इट्स रेवेन्यू, है ना? चाहे वो सेल ऑफ गुड्स से हो, सपोज मेरा काम स्टेशनरी का है, मेरा बिजनेस स्टेशनरी का है, तो जो मैं स्टेशनरी से कमा रहा हूँ वो भी रेवेन्यू ही है। अगर मैंने सपोज कोई पीस ऑफ लैंड परचेज की है, उसको मैंने बेच दिया है, मैं वहां से कमा रहा हूँ, वो भी रेवेन्यू ही है। उसको हम अदर इनकम या अदर रेवेन्यू बोल देते हैं। लेकिन अगर आपने एक बात नोट करी हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जब आप कंपनी की करते हो, वो क्या लिखता है? आरएफओ प्लस अदर इनकम टोटल रेवेन्यू, मींस अदर इनकम इज आल्सो रेवेन्यू। आरएफओ इज आल्सो रेवेन्यू, अदर इनकम इज आल्सो रेवेन्यू। अगर आपने सिंपल वर्ड रेवेन्यू लिख दिया ना, हो सकता है मार्क्स ना कटे, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क्स आता है कि रेवेन्यू तो ये भी तो रेवेन्यू ही है। जबकि बाई प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट हम सिर्फ इसकी बात कर रहे होते हैं, इसकी नहीं बात कर रहे, इसकी तो बात इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चेक करते हैं। इट विल बी बेटर कि अगर आप उसको वहां पे मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज बोल दो या प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज बोल दो, जहां से मेन हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। स्टेशनरी वाले का काम स्टेशनरी आर्टिकल्स बेचना है, लैंड बेचना नहीं है। एक प्रॉपर्टी वाले का काम लैंड बेचना खरीदना है, टेबल चेयर बेचना नहीं है, अपने यूज के लिए कर रहा। एक फर्नीचर वाले का काम टेबल चेयर बेचना है, स्टेशनरी बेचना नहीं है, लाइक दिस, है ना? तो एक मेन वर्ड बात बीच में आपने ऐड कर देना, कोई आपकी डेफिनेशन उसके बाद गलत नहीं कर पाएगा। दीज आर द मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स। फिर आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं कि स्टेशनरी वाले के लिए सेल ऑफ पेन पेंसिल नोटबुक्स ना, आपने कहना है सेल ऑफ गुड्स। स्टेशनरी वाले के लिए गुड्स पेन पेंसिल है, एसेट उसके लिए लैंड है। प्रॉपर्टी वाले के लिए लैंड ही गुड्स है, फर्नीचर वाले के लिए सोफा बेड टेबल चेयर ही गुड्स हैं। फिर बताने की जरूरत नहीं है, सिंपली से सेल ऑफ गुड्स, दैट्स ऑल। ठीक है, शॉर्ट भी हो जाएगा। अदरवाइज फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, स्टेशनरी वाले के लिए पेन पेंसिल वगैरह गुड्स हो गई। ठीक, ये हो जाएगा। ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? So the activities which include transactions for investment in fixed assets, namely fixed. Dealing in the purchase and sale of fixed assets, non-current assets, है ना? That is the meaning of investing activities. So that is the meaning of investing activities. Fine. Example इसकी Sale of machinery. Purchase of machinery. Inflow sale of machinery से, आउटफ्लो परचेज ऑफ मशीनरी से। सिमिलरली लैंड, सिमिलरली बिल्डिंग, कोई फर्नीचर, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई लोन, सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक, ये हो गई सेकंड आपकी एक्टिविटी। थर्ड कौन सी होती है? Financing. फाइनेंसिंग का मीनिंग कौन बताएगा? बता दीजिए ऐसे ही। Activities that affect the financial structure of a business. Yes, that activity which changes the composition of capital of the business, capital structure of the business, है ना? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस का? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? वो होती है आपकी शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या बोरिंग्स। एक्चुअली यहाँ पे बोरिंग्स है ना। कोई भी चेंज आए इसमें या फिर इसमें शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर फंड में चेंज कब आएगा? व्हेन वी इशू मोर शेयर्स।
इक्विटी इशू करते हैं या प्रेफरेंस इशू, या हम रिडीम कर देते हैं शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तब हो जाता है। या डिबेंचर इशू किए, पैसे आ गए, बैंक से लोन लिया, पैसे आ गए, डिबेंचर रिडीम कर दिए, चले गए पैसे, बैंक में वापस कर दिया, चले गए, इंटरेस्ट पे किया लोन पे, डिबेंचर पे, पैसे गए, डिविडेंड पे किया, पैसे गए। ऑल दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइन। तो जब हम फर्स्ट एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट कौन सा लेते हैं ऑपरेटिंग में? Net profit during the year. Net profit during the year. नेट प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, यही होता है। ये कहाँ से आता है? Surplus. सरप्लस से। सरप्लस का इंक्रीज पोर्शन या डिक्रीज पोर्शन, या ओपनिंग या क्लोजिंग? सिंपली Difference. Differences वहाँ पे दो दिए होंगे ना, एक ओपनिंग ईयर का दिया होगा, क्लोजिंग ईयर का दिया होगा, ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, उनमें से कौन सी लेनी है? या उसको माइनस So करके, different. या उसको, दोनों का difference. Difference. हाँ जी, दोनों का difference. दोनों का difference. डिफरेंस। ओके, अगर डिफरेंस इंक्रीजिंग है तो वो प्रॉफिट है कि लॉस है? मतलब पॉजिटिव है Profit. तो वो प्रॉफिट। Profit. जो है वो नेगेटिव आ जाए, उसका फार्मूला क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, Closing minus opening. minus opening. करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इस साल का पैसा उसमें से सरप्लस, उसमें से पिछले साल का सरप्लस माइनस करना है, तो वो आपका नेट प्रॉफिट बन जाएगा। अगर ये माइनस में फिगर आ जाए, मीन प्रीवियस ईयर का ज्यादा हो, उस केस में वो लॉस आ जाएगा, देन वी राइट नेट लॉस सफर्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद स्टेप कौन सा आता है? इसमें हम क्या करते हैं इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप Appropriation. Appropriations. बिल्कुल ठीक है, एप्रोप्रिएशंस। एक एक एप्रोप्रिएशन मेरे को बता दीजिए बारी बारी से अपने आप। Transfer to reserve. Transfer to general. कैशी का हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व। कनिका आप कोई और बता दो बेटा। Proposed dividend. प्रपोज्ड Interim dividend. Interim dividend. चलो, Provision for taxation. Tax provided. मेरी भी सुन लो अपनी, अब फटाफट मैं बोल दूं, कहीं और ना कोई बोल दे, मेरी भी बात सुनो। प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में कुछ क्लियर करोगे आप? ऐसे ही लिख दोगे प्रपोज्ड डिविडेंड? यहाँ पे कोई पॉइंट भी है, हल्का सा ट्विस्ट है कोई यहाँ पे? सब प्रीवियस ईयर वाला लेते हैं। प्रीवियस ईयर करंट ईयर का दिया भी हो तो भी नहीं लेना। इसका रीजन क्या है? वाइवा क्वेश्चन है ये, व्हाई करंट ईयर डिविडेंड इज नॉट टेकन। बहुत कॉमनली वाइवा क्वेश्चन है ये वाला। क्यों ले रहे हैं सर क्योंकि प्रपोज डिविडेंड फ्यूचर का होता है, इसलिए वो पिछले साल का करंट ईयर वाला डिक्लेयर किया होता है। कुछ और बता दो, कुछ और बताओ। आपको इतना ही पता है कि लेते नहीं है, क्यों नहीं लेते हैं अभी क्लियर नहीं है, पूरा क्लियर नहीं है बेंच। कौन बताएगा? डिविडेंड आप बना रहे हो, आपके पास ईयर्स हैं 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019, है ना? आपको कह दिया गया कि जी कंपनी ने डिविडेंड पिछले साल का डिक्लेयर किया, सपोज वो अमाउंट कैलकुलेट कर ली हमने, ये आई 1 लाख रुपीज, ये सपोज आई 1,50,000, परसेंटेज में दिया था, आपने अमाउंट कैलकुलेट कर ली। हम जो बैलेंस शीट बना, ये कैश फ्लो बना रहे हैं ना, हम इसके बाद बना रहे हैं, 31 मार्च तक नहीं हम बना सकते, बिकॉज 31 मार्च को तो हमारी क्लोजिंग ही हो रही है। उसके बाद ही बनाएंगे ना, अप्रैल मई मई में कहीं जाके बनाएंगे ना हम, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में। इस बेस मेरे को बताइए, जो मैंने आपको हिंट दिया है, व्हाई दिस फिगर इज नॉट टेकन, दिस फिगर इज टेकन, रीजन? कुछ ही बोलना पड़ेगा। नहीं, पहले अनम्यूट भी करना पड़ेगा दिव्यांश। सर मैंने वही बोलना है कि वो 1.5 जो लाख है वो अगले साल को बिलोंग करता है, 1 लाख जो है वो 31 मार्च 2020 का। चलो ठीक है, मान लेते हैं। थोड़ा और क्लियर कर दो मेरे को, मैं, चलो मतलब कंसेप्ट क्लियर है आपको, मैं मान लेता हूँ। ये अगले अगले साल का क्यों है? ये क्यों इस साल का तो है, मैं इसको ऐसे नहीं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता हूँ। 31 मार्च 2020 का ही तो डिविडेंड है ये वाला, उसने बताया था कि पिछले साल का इतना डिविडेंड दिया, इस साल का इतना दिया। आप इस साल का नहीं ले रहे हो, पिछले साल का क्यों ले रहे हो? पिछले साल वाला पिछले साल में क्यों नहीं लिया गया? कंसेप्ट क्लियर है, कोई शक नहीं है इसमें। वाइवा क्वेश्चन देना, आंसर देना होना तो इनकम्प्लीट सा लगता है, ऐसा लगता है कि पता है कि वो नहीं लेना, ये वाला लेना है। क्यों है? पूरा पॉइंट नहीं आ रहा। इसके दो आंसर्स हैं, दोनों मिला के एक भी बन सकता है। आई डोंट वांट टू गिव द आंसर, मैं चाहता हूं कि आप दे तो ज्यादा अच्छा है।
अगर माइंड में आ रहा है। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ हल्का सा। इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। It is a contingent liability. It is a contingent liability. इसका आंसर ये, it is a contingent liability. Now why it is a contingent liability? Why it is contingent liability? Because it is not showing in a balance sheet. That is why. ये आ गया। Sir, because it may change according to the changing circumstances. हो सकती है चेंज, बिल्कुल ठीक है, आप सही पॉइंट पे जा रहे हो, लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। चेंजेस क्यों हो सकती हैं? चेंजेस कैसे हो सकती है? कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया Loss, कि यस, लॉस आ गया अगर अगले साल में, तो फिर थोड़ा ना देंगे डिविडेंड। ये आंसर नहीं है, ये आंसर अगले साल का लॉस अगले साल के डिविडेंड को इफेक्ट करेगा। ये जो डिविडेंड है इस साल के प्रॉफिट में से है। यस हर्षा, हर्षा वांट्स टू से समथिंग। चलिए, ये contingent liability क्यों है? Because this dividend has been declared by the company but has not been approved by the shareholder in their annual general meeting. अप्रूव नहीं किया, शेयर होल्डर्स ने कहा नहीं। अभी कंपनी कहती थी कि मैं प्रपोज कर रही हूँ। क्यों वर्ड हम यूज करते हैं प्रपोज डिविडेंड? बिकॉज इट हैज बीन प्रपोज्ड बाय द कंपनी येट, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द, इट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड। कंपनी कह देती है कि मैं 1.5 लाख डिविडेंड देना चाहती हूँ, इतना मैं दे सकती हूँ, लेकिन जब कंपनीज की एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं उसको एजीएम, जब ये होती है इसको वहां पे अप्रूवल मिलता है कि हाँ जी दे दीजिए। सो इट इज अ काइंड ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, बिकॉज इसको यस भी मिल सकती है, इसको नो भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट देयर इन द बैलेंस शीट, दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिकॉर्डेड, बिकॉज अभी तक ये 1.5 लाख रुपए का हमारा कोई कंसर्न नहीं है, कंटीजेंट है, मे बी हो मे बी ना हो। जबकि जो ये 1.5 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया जो ये वाला है, इसको इस साल मिली है हरी झंडी कह सकते हैं, है ना। इसकी सपोज जो है एजीएम होती है से 30 जून को या 31 मई को मान लेते हैं, 31 मई 2020 को होती है। सपोज इसकी भी 31 मई 2019 को हो गई, तो जो ये वाला डिविडेंड है ना, ये करंट ईयर में आ रहा है, आप देखो 1920 में ये आ रहा है, जो ये डिविडेंड है अगले साल में जा रहा है, 2021 में जा रहा है। तो ये 2021 मींस 31 मार्च 2021 को जो ईयर एंड होगा उसमें किया जाएगा, इस वाले में ये वाला किया जाएगा, मतलब इस सेशन में ये आ रहा है। आई होप आई एम क्लियर, है ना। तो इसका 1 मार्क का ये बनता है, because it has been declared by the company but has not been yet approved by the shareholders in the meeting, annual general meeting. That is why it is a contingent liability, so it can't be treated in the cash flow statement. ठीक है। एप्रोप्रिएशन फटाफट एक दो और बोल दो। आपने एक रिजर्व बोल दी थी, एक प्रपोज डिविडेंड बोल दिया था, एक इंटरिम डिविडेंड बोल दिया था, कोई और बोला था? प्रोविजन फॉर Tax provided. टैक्स प्रोवाइडेड बोल रहे हैं दिवांशी। टैक्स प्रोवाइडेड कौन सा? करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, प्लस करके या माइनस करके? करंट ईयर। करंट ईयर का, बिल्कुल ठीक है, हम उसको प्लस कर देंगे, है ना। ये आपका एप्रोप्रिएशन आ गई। इसको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास क्या आएगा यहाँ पे? इट इज नोन एज नेट प्रॉफिट बिफोर Net profit before tax and extraordinary items. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसके बाद कौन सा सब हेड आता है? एडजस्टमेंट्स। Adjustment. एडजस्टमेंट्स कोई बोल दीजिए। Depreciation charged. चार्ज, बिल्कुल Will ठीक। amortized. हाँ जी, गुडविल अमोर्टाइज। Goodwill amortized. हाँ जी बिल्कुल ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज, गुडविल Loss on Interest paid. ऑन सेल ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बिल्कुल ठीक है। और Dividend paid. डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड पेड नहीं आता, ये लिखने वाला कौन था? डिविडेंड पेड यहाँ नहीं आता। डिविडेंड पेड आपका था ये वाला, इधर किया एप्रोप्रिएशन में प्लस सी पार्ट में जाके फाइनेंसिंग में माइनस हो गई, यहाँ नहीं आता एडजस्टमेंट्स में। और कोई एडजस्टमेंट की बात और बोल दीजिए। द प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। ठीक। गुडविल अमोर्टाइज्ड, एक्चुअली गुडविल नहीं, कोई भी इंटेंजिबल एसेट, इट मे बी गुडविल, इट मे बी पेटेंट, इट मे बी ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, माइनिंग राइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एनीथिंग, है ना। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, देन आपका ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट,
then interest received, rent received, dividend received, डिविडेंड रिसीव्ड आना है। अगर किसी ने जिसने पहले पेड बोला था ना तो वो रिसीव्ड है, और ये सारा कुछ माइनस होना है। प्रॉफिट भी, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारे माइनस होने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका Working capital change. नेट प्रॉफिट बिफोर Before working capital change. हाँ जी, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद आपका आ जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें क्या क्या है? plus increase in current liabilities, plus decrease in current assets, Vice Increase versa. in current assets and minus minus increase in current assets, हाँ जी, minus current income. ऑल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, और कुछ छोड़ना भी है इसमें से। Cash and cash equivalents को Cash and निकाल cash. करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ना। करंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेना, करंट इन्वेस्टमेंट्स जो कैश सेक्टर दी होती है। एक चीज और नहीं लिखते, Marketable securities. Marketable security। securities. मार्केटेबल सिक्योरिटीज ना कोई हेड नहीं, सब हेड नहीं होता एक्चुअली। मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसको ही बोल देते हैं, सब हेड नहीं है ना, सब हेड नहीं है, इसलिए हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट एक ही बात कहते हैं। वी से करंट इन्वेस्टमेंट्स और वी से मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर क्लासिफाइड इन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कहीं सब हेड है आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड पे करंट इन्वेस्टमेंट्स? नहीं है ना, तो वो सेम ही चीज बन गई। अदरवाइज अलग से लिख भी सकते हो। एक चीज और बता दो जो नहीं लिखती है यहाँ पे, Short term borrowings, वेरी गुड। वो करंट लायबिलिटी में दिए होते हैं, लेकिन वो लेते नहीं है। जो बोरिंग्स है वो सी पार्ट में ही आएगी, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म। एक और है जो नहीं देते, एक और एक क्वेश्चन में आपको आया था गढ़वाल की बुक में, ये भी एक आध क्वेश्चन ही आया, वो एक तो क्वेश्चन। सर थोड़ा हिंट। फटाफट हिंट पे आ जाते हो, हिंट की आदत पड़ गई है। अगर हिंट दे दिया आंसर ही आ जाना बेटा। चलो ठीक है, हिंट पे जाता हूँ मैं, हिंट पे जा रहा हूँ। एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग एडवांसेस था। बिल्कुल ठीक है कनिका, बिल्कुल ठीक है बच्चे। ये कहाँ आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स? सी पार्ट में। Current liability. करंट लायबिलिटी में तो होता है ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो। सी पार्ट में जाएगा, यहाँ से एक्सेप्ट करके सी पार्ट में जा रहा है फाइनेंसिंग लेंगे। जो एक और आइटम, चौथी आइटम है, वो बी पार्ट में जाती है। जैसे कनिका ने कहा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सी का पार्ट है, ये बी का पार्ट है, और ये किसी का पार्ट नहीं है, ये एट द एंड प्लस माइनस किए जाते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस जो हैं ये आपको करंट एसेट्स में दिए गए होंगे। ये वो लोन एडवांसेस जो हमने दिए हुए हैं, ये वो वाले हैं जो दिए हैं हमने, तो ये इन्वेस्टिंग में आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वो हैं जो हमने लिए हुए हैं, बोरो किए हुए हैं, ये फाइनेंसिंग में आ जाएगी। इंक्रीज डिक्रीज देख के, इंक्रीज हो रहा होगा तो प्लस, डिक्रीज हो रहा हो तो माइनस। इन सबको छोड़ के बाकी सारी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज को यहाँ ट्रीट कर देना है। ये फिर क्या आ जाएगा आपका? Cash from operations. कैश कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में आप क्या करोगे? Tax paid माइनस minus. टैक्स माइनस। ये टैक्स पेड पहले भी आया था यहाँ कहीं, ए पार्ट में Tax पहले provided. टैक्स प्रोवाइडेड था। तो यहाँ आया था एप्लीकेशन में, कौन सा था वो टैक्स प्रोवाइड? Current year year. वाला. करंट ईयर ये कौन सा होगा? प्रीवियस year वाला. इसको माइनस करने के बाद हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जो पार्ट जो लंबा होता है, सबसे बड़ा पार्ट जो है। उसके बाद जब हम बी पार्ट डिस्कस करेंगे, बी पार्ट करेंगे तो बी पार्ट की आइटम्स फटाफट बता दीजिए क्या होंगी? परचेज ऑफ मशीनरी, Sale of fixed assets. Plus sale of fixed assets, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट माइनस और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट प्लस। इसके अलावा हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट rent माइनस किया था, received, वो यहाँ Received. plus कर देंगे सारा, प्लस हो जाएगा। प्लस इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ये बात याद रखना, इंटरेस्ट पेड नहीं, रिसीव्ड, डिविडेंड पेड नहीं, रिसीव्ड। वही जो माइनस किया, इनकम वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा। इससे आपका बी पार्ट आ जाएगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बी पार्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में
इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह हो गए, प्रेफरेंस इक्विटी, इश्यू ऑफ डिबेंचर या बैंक लोन अवेल्ड जहां से पैसा आया, या फिर इनकी रीपेमेंट या रिडेम्पशन डिबेंचर्स की, प्रेफरेंस शेयर की, या रीपेमेंट ऑफ लोन वगैरह, पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह, वो सारे यहाँ प्लस माइनस किए जाएंगे। इसके अलावा एक आपने एप्रोप्रिएशन में डिविडेंड जो हम 1 लाख रुपए की बात कर रहे थे वो प्लस किया होगा, यहाँ सेम माइनस करोगे। एक आपने इंटरिम डिविडेंड यहाँ प्लस किया होगा, उसकी अमाउंट भी एक ही होती है, वो यहाँ माइनस करोगे। एक आपने एडजस्टमेंट्स में इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स प्लस किया होगा, उसी को यहाँ माइनस करोगे। वो सारा करने के बाद जो आपका पार्ट आएगा दैट विल बी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक, फिर हम ए पार्ट के आंसर को CFO देन CFI देन CFF इसको जब प्लस करेंगे इट विल बी नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नेट चेंज प्लस माइनस करके, सपोज इसका 100 रुपये आ रहा है, इसका -50 आ रहा है, इसका 80 आ रहा है सपोज, तो व्हाट विल बी द नेट चेंज अमाउंट ऑफ 130. चेंज 100 130. -50 + 80 130 चेंज आ गई। जब इसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सपोज आपको 20 दिया हुआ है, वो जब ऐड करेंगे तो जो आंसर हमारा आ रहा है वो आंसर हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का होगा, और यही आपकी ₹150 वहां बन रहे होंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट्स को मिला के, वही वैल्यू जैसे आप सम करते थे वही वैल्यूज बन रही होंगी। ठीक है, मैं आपको 2-4 सम ना आज इसके बिना एडजस्टमेंट्स के 1-2 सम्स डाल दूंगा, और कल को हम एडजस्टमेंट परसों को, अगर कल का ऑफ हुआ तो परसों मैं आपको जो है इसकी एडजस्टमेंट करवा दूंगा। ठीक है, 1-2 सम्स बिना आपने उसके एडजस्टमेंट के मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलो।